नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत और स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंशंट इंडिया का पार्ट 5 वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 वीडियो को डिस्कस कर लिया है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया था? पहला ऑप्शन है गुप्त वंश के शासकों ने, दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश के शासकों ने, तीसरा ऑप्शन है हिंद यूनानियों ने और चौथा ऑप्शन है सातवाहनों ने। तो इसका आंसर है कुषाण वंश के शासकों ने। अब देख लेते हैं कि भारत में मुद्राओं का प्रचलन कैसे स्टार्ट हुआ। तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया था। सर्वप्रथम लेखयुक्त और तिथि क्रम वाला सिक्का भी हिंद यूनानियों ने जारी किया था और सर्वप्रथम सुंदर और आकर्षक सिक्का भी किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने। फिर अगर हम बात करें गुप्तों की, तो गुप्तों ने सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया था और सातवाहनों ने सर्वप्रथम सीसा और प्रोटीन का सिक्का चलाया था। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में नहीं लिखा गया है? पहला ऑप्शन है दिव्यावदान, दूसरा ऑप्शन है महावस्तु, तीसरा ऑप्शन है ललित विस्तार और चौथा ऑप्शन है महावंश और दीपवंश। तो इसका आंसर है महावंश और दीपवंश। अब देख लेते हैं कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दीपवंश की, तो इस ग्रंथ की रचना सिंहल द्वीप की राजधानी अनुराधापुरम में किया गया था, जिससे श्रीलंका के राजवंश के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। यानी श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी थी उसका नाम था अनुराधापुरम और श्रीलंका को प्राचीन समय में सिंहल द्वीप भी कहा जाता था। फिर अगर हम बात करें महावंश की, तो महावंश इस ग्रंथ से अशोक के द्वारा भेजे गए अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। महावंश में ही बताया गया था क्या कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी को प्राप्त किया था। फिर अगर हम बात करें दिव्यावदान, महावस्तु और ललित विस्तार की, तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि ऊपर के जो 2 ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। दिव्यावदान में मौर्य वंश विशेषकर अशोक के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है और महावस्तु की बात करें तो इस ग्रंथ से भी हम लोग को मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। फिर ललित विस्तार ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ से बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है संस्था, दूसरा ऑप्शन है संचार, तीसरा ऑप्शन है गुड पुरुष और चौथा ऑप्शन है राजुक। तो इसका आंसर है गुड पुरुष। अब देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग किया गया था। तो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। और अगर हम बात करें जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को, तो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। तो ये था हमारा मौर्य काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में बंजर भूमि को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है अपरहत, दूसरा ऑप्शन है वास्तु, तीसरा ऑप्शन है खील और चौथा ऑप्शन है क्षेत्र भूमि। तो इसका आंसर है खील। अब देख लेते हैं कि गुप्त काल में भूमि का विभाजन कैसे किया गया था और किस किस भूमि को क्या क्या नाम दिया गया था गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु भूमि कहा जाता था। और कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र भूमि कहा जाता था। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश में विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? वेल्लन वगाई, साला भोग, ब्रह्मदे, देवदान। तो इसका आंसर है साला भोग। अब देख लेते हैं चोल काल में भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया था। तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को चोल काल में क्या कहा जाता था? ब्रह्मदे कहा जाता था। और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वगाई कहा जाता था। इसी प्रकार मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को चोल काल में क्या कहा जाता था? देवदान कहा जाता था। तो ये था चोल काल से रिलेटेड भूमि के प्रकार जो विभिन्न वर्गों को दिया जाता था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम। तो इसका आंसर है मंडलम। अब देख लेते हैं कि चोल साम्राज्य में कितने प्रांत थे। तो चोल जो साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को चोल काल में क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। मंडलम जो था कोट्टम में विभाजित था, कोट्टम जो था नाडु में विभाजित था, नाडु जो था कुर्रमों में विभाजित था और कुर्रम जो है उर में विभाजित था। यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? उर थी। और उर क्या था? सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। और दोस्तों चोल काल से एक जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है क्या कि चोल प्रशासन जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। यानी स्थानीय स्वशासन को प्राचीन काल में शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चोल प्रशासन या चोल काल को कहा जाता है। चोल प्रशासन की ये मुख्य विशेषता थी। यानी चोल काल में स्थानीय स्वशासन जो था चोल काल की मुख्य विशेषता रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलकेशिन द्वितीय किस चालुक्य वंश से संबंधित थे? कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है वातापी के चालुक्य वंश। अब देख लेते हैं कि चालुक्य वंश में कितने वंश शामिल थे। तो हमारा पहला है वातापी के चालुक्य वंश। तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी क्या थी? वातापी थी। इस वंश के प्रतापी जो शासक थे उनका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि जिनेंद्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। और हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था क्या कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय ही से है। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने आपको एक और बात बताया था कि राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को विजय हासिल हुई। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश की, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलय द्वितीय ने की थी। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ थे। फिर अगर हम बात करें वेंगी के चालुक्य वंश की, तो वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इसकी राजधानी थी वेंगी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला ऑप्शन है गोविंद तृतीय, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, तीसरा ऑप्शन है इंद्र तृतीय और चौथा ऑप्शन है अमोघ वर्ष। तो इसका आंसर है इंद्र तृतीय। अब देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अभी मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा उस क्वेश्चन में मैंने जितने व्यक्तियों का नाम लिया हुए सभी व्यक्ति राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें कृष्ण प्रथम की, तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है।
ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को इतिहास में धारा वर्ष भी कहा जाता था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में किन राजवंशों ने भाग लिया? तो राष्ट्रकूटों ने, प्रतिहारों ने और पालों ने। फिर अगर हम बात करें अमोघ वर्ष की, तो अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म का अनुयायी था अमोघ वर्ष, और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। तो ये था राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितासार संग्रह के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है जिनसेन, दूसरा ऑप्शन है महावीराचार्य, तीसरा ऑप्शन है सतायना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है महावीराचार्य। दोस्तों, ये जो तीन लेखक है, तीन व्यक्ति हैं, जिनसेन, महावीराचार्य और सतायना, ये तीनों व्यक्ति अमोघ वर्ष के राज दरबार में रहते थे, जिसमें से महावीराचार्य ने गणितासार संग्रह की रचना किया। फिर अगर हम बात करें जिनसेन की, तो जिनसेन ने आदि पुराण की रचना किया था। फिर अगर हम बात करें सतायना की, तो सतायना जो थे वो अमोघ वृत्ति के लेखक थे। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अमोघ वर्ष के दरबार में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे? पहला ऑप्शन है सामंत सेन, दूसरा ऑप्शन है विजय सेन, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण सेन और चौथा ऑप्शन है बल्लाल सेन। तो इसका आंसर है लक्ष्मण सेन। अब देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करें अगर लक्ष्मण सेन की, तो लक्ष्मण सेन के राज दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मण सेन के राज दरबार में कौन रहते थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। लक्ष्मण सेन जो था, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। किस वंश से संबंधित था? तो सेन वंश से संबंधित थे लक्ष्मण सेन। फिर अगर बात करें हम सामंत सेन की, तो जो सामंत सेन थे वो सेन वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी क्या थी? सेन वंश की राजधानी जो थी नदिया। फिर अगर बात करें सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सेन वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो विजय सेन था, जो शैव धर्म को मानने वाला शासक था। और विजय सेन ने देवपाड़ा पश्चिम बंगाल देवपाड़ा में विजय सेन ने देवपाड़ा में शिव की विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल जाता है कि देवपाड़ा में शिव की विशाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विजय सेन ने। किस वंश से संबंधित थे हुए? तो सेन वंश से संबंधित थे। फिर दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक किसने किया था? बल्लाल सेन ने किया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें सेन वंश से संबंधित। और आज हम अपने डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों लोगों तक भी ये पहुंच सके। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।